मॉम, मेरे पास टाइम नहीं है अभी शहर से बाहर जाने के लिए, पार्थ झुंझलाते हुए बोला। वह कब से आरती जी को समझा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। तुम्हें तो अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं है। इस हालात में वो क्या पुणे से अकेली मुंबई आएगी? आरती जी बिगड़ कर बोली। पार्थ ने लब भींच लिए। एक इसी बात पर वह चुप हो जा रहा था। प्राची दी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी की डेट पास आ रही थी। पुणे में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए आरती ने उसे अपने पास बुला लिया था। प्राची के हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए आरती पार्थ को पुणे जाकर प्राची को अपने साथ लाने के लिए फोर्स कर रही थी। किसी भी लड़की के लिए ऐसे टाइम में खूनी रिश्ते ही तो सहारा होते हैं। बेचारी वहाँ अकेली रहती, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सारी उम्र पछताना ही रह जाएगा। आरती की बातें उसे चुप करा गई। हालांकि उसे भी ऑफिस में बहुत काम था। वह कई दिनों से टाल रहा था, लेकिन इत्तेफाक से उसे ऑफिस के काम से पुणे जाना पड़ रहा था। ऑफिस का काम पड़ गया तो जाने की हामी भर ली, वरना माँ की बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नज़र में। जब उसने बताया कि वह प्राची को लेने चला जाएगा तो वो शिकायत करना ना भूली। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, उसने उन्हें साथ लगाकर मनाना चाहा। उसी समय पावनी किसी काम से वहाँ आई थी। आंटी जी आपको, वरना आंटी अपने रूम में बुला रही है, वो कहने आई थी। आरती जी के गले में बाहें डाले, कंधे पर ठुड्डी टिकाए पार्थ ने उसे भरपूर नज़रों से देखा। पावनी की निगाह उससे मिली तो शरारत से उसने पावनी को आंख मार दी। वो सटपटाकर लटों को कान के पीछे करने लगी। उसके चेहरे पर गुलाल सा बिखर गया था। पार्थ ने दिलचस्पी से उसे देखा। वही शरारती मुस्कान थी। अब वो तुम्हारे बाप की बीवी है, माँ कहने की आदत नहीं हुई 1 साल में। आरती हमेशा की तरह टोकने से बाज नहीं आई। रहने दे मॉम, 1 साल क्या 10 साल भी हो जाए, मैं भी उन्हें मौसी से चाची कहने की आदत नहीं डाल पाऊंगा। हमेशा की तरह पार्थ सामने आया। आरती जी उसे कहर भरी निगाहों से घूरने लगी। पावनी वहां से जाने लगी। प्राची आने वाली है, उसका कमरा नौकर से बोलकर अच्छे से साफ करवा देना। पार्थ के सामने आरती जी ने नौकर बोलना जरूरी समझा, वरना इनडायरेक्टली उन्होंने उसे ही ऑर्डर दिया था। समझ तो वो अब भी गई थी कि नौकर अब इस घर में फ्री की सैलरी ले रहे थे। जाने ये सब करके आरती जी को क्या खुशी मिलती थी। पावनी, मेरी ब्लैक हाईनेक लॉन्ड्री से आ गई हो तो मुझे ला दो, पैकिंग करनी है। पार्थ ने खास तौर से उसे अपने जाने का सुनाने के लिए कहा था। पैकिंग। वो ठिठक गई थी। वंदना के बुलावे पर वहाँ से जाती आरती जी उसे घूरने लगी थी। वो जल्दी से संभल गई और आरती जी से पहले ही वहाँ से निकल गई। पार्थ बेड पर कपड़े फैलाए बैठा था। हो गई पैकिंग। पावनी लॉन्ड्री से आए उसके कपड़े लेकर आई तो उसे सर पर हाथ रखे देखकर पूछने लगी, नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा, क्या ले जाऊँ क्या नहीं, सर्दी तो ज़्यादा है वहाँ। वह कपड़ों को तिरछी नज़र से देख रहा था। बहुत ही झुंझलाया हुआ अंदाज था। वह जाना भी नहीं चाहता था। अगर ऑफिस का काम नहीं होता तो शायद वह जाता भी नहीं, लेकिन अब मजबूरी थी। पावनी बेड पर बिखरे कपड़े साइड में करके बैठ गई। कपड़ों को उठाकर तह लगाने लगी। तुम बताओ कौन से कपड़े ले जाऊँ? उसने फैसला पावनी पर छोड़ दिया। वही कपड़े ले जाओ जिनमें तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पावनी के मुंह से अचानक निकल गया। अरे! वो हंस पड़ा। ऐसा क्यों? वह दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जिसके हाथ तेजी से उसका बिखरा फैलावा समेट रहे थे। वो बहुत सलीके से कपड़े तह लगा रही थी। पार्थू से देखे जा रहा था। बोलो ना, ये क्यों कहा तुमने? यूं ही, उसने भी बात बनाई। तुम कोई भी बात यूं ही नहीं कहती। चलो बताओ। पार्थू उन दोनों के बीच मौजूद कपड़ों को हटाकर करीब आया। उसके अंदाज से ही लग रहा था कि अब वह जानकर ही दम लेगा। तुम्हारे सामने तो कुछ भी बोलना मुसीबत है, पीछे ही पड़ जाते हो। तह लगाकर जैसे ही वो कपड़े को अलमारी में रखने के लिए उठी, पार्थ ने उसका बाजू थाम लिया। जब जानती हो कि मैं पूरी बात सुने बिना मानूंगा नहीं तो अधूरी बात करती ही क्यों हो? पार्थ ने उसे झटके से अपनी ओर खींचा। पावनी बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। सारे तह लगाए हुए कपड़े दोनों के ऊपर आ गिरे। वाह, कपड़ों की बारिश भी मज़ेदार रही। वह हंसा। अपनी मेहनत खराब होने पर पावनी ने उसे तीखी नज़रों से घूरा तो वह फौरन कानों को हाथ लगाकर कपड़े उठाने को झुका। पावनी, जो पहले ही कपड़े उठाने को झुकी हुई थी, उसका सर बुरी तरह से पार्थ के सर से टकरा गया। उफ! पावनी भिन्ना उठी। ओह सॉरी। पार्थ तुरंत कारपेट पर घुटनों के बल बैठकर कान पकड़ते हुए बोला। पावनी माथे पर हाथ रखे उसे घूरने लगी। जोर से लगी। दिखाओ। पार्थ झुककर उसके माथे को देखने लगा। घुटनों पर बैठी हुई पावनी की निगाहें पार्थ पर ही टिकी हुई थी। उसकी सांसों की गर्मी से पावनी पिघलने लगी। वापस कब तक आओगे? पार्थ, जो फिक्रमंदी से उसका माथा देख रहा था, इस सवाल पर सर उठाकर पावनी को देखने लगा। इस पिंजरे में पार्थ का चेहरा ही था जो पावनी को फिर से जीने का बहाना मिल गया था।
ताने तो अब भी जिगर को छलनी करते थे, लेकिन जिगर के आसपास धड़कता हुआ दिल उसे ज़्यादा देर तक उदास नहीं रहने देता था। पार्थ की मोहब्बत इस पिंजरे में ताज़ा हवा का झोंका बन गई थी। आज उसके चेहरे पर एक डर था। वो उसके जाने का सुनकर डर गई थी। 2-3 मीटिंग्स है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी प्राची दी को लेकर वापस आ जाऊंगा। उसका पूछना पार्थ को अच्छा लगा था। 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। उसने हिसाब किताब करके सामने बैठे पार्थ को देखा। वह धीरे से मुस्कुराया। हाँ अच्छा। वो बेदिली से कपड़े फिर से तह लगाने लगी। मिस करोगी? उसकी झुकी पलकों और बीजी अंदाज को देखते हुए पूछा। पावनी ने ट्रॉली बैग खींचकर अपने पास किया और पार्थ के कपड़े उसमें रखने लगी। उसके सवाल पर पावनी की उंगलियां कपकपाने लगी थी। नहीं, लहजा और चेहरा उसके शब्द से मेल नहीं खा रहे थे। पार्थ भरपूर अंदाज से मुस्कुराया और उसके दोनों हाथ थामकर उसे अपनी ओर घुमाया। पावनी उसे देखने लगी। पार्थ की नज़रें भी उसके चेहरे पर भटक रही थी। मैं मोहब्बत कभी नहीं करता, सामने तू थी इसलिए हाँ की। उसकी आंखों में देखते हुए पार्थ ने धीरे से कहा था। पावनी की पलकें झुकती चली गई। जल्दी वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, उसने धीरे से कहा। पावनी की पलकें झपकी। उससे हाथ छुड़ाकर वो फिर से कपड़े बैग में रखने लगी। कहते हैं जब दो मोहब्बत करने वाले जुदा होते हैं तो उनके लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। चलो अब हम भी इस दर्द को महसूस करेंगे। वह उठकर अलमारी तक गया। वैसे तो मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, तब भी तुम्हारी दूरी खलती है, लेकिन जानता हूँ कि जब शाम को लौटूंगा तो तुम आसपास ही होगी। तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी, खाना सब होगा। लेकिन अब उसका अंदाज सोचने वाला था। 96 घंटे होंगे जो हमारे बीच दूरी बनाए रखेंगे। बात होगी, सोशल मीडिया भी है, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद नहीं रहूँगा। वह दोबारा पास आकर बैठ गया। पावनी का हाथ थामकर एक खूबसूरत सी रिंग पहना दी। वो बेसाख्ता उसे देखने लगी थी। लौटकर आऊँगा तो घर पर हमारी शादी की बात करूँगा। तब तक तुम्हारे पेपर भी खत्म हो जाएंगे। ये रिंग बहुत पहले ही ली थी तुम्हारे लिए। पावनी ने जगमगाती हुई रिंग को करीब से देखा। अगर वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो तो? उसका डर जबान पर आ ही गया। चेहरे पर भी डर का जाल फैला हुआ था। ऐसा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम पीछे नहीं हटोगी। मुझ में दुनिया से लड़ने की हिम्मत है, तुम अपनी कहो। वह गौर से उसे देखता हुआ बोला। पावनी ने बैग की जिप बंद करके बैग को ऊपर धकेला। लो, हो गई तुम्हारी पैकिंग। वह जवाब के इंतजार में था। उसके बाद पलटने पर मुस्कुरा दिया। वही कपड़े रखे हैं ना जिसपे किसी को अच्छा न लगूं? शरारत से पार्थ ने पूछा। हाँ। वो उठ खड़ी हुई। वजह? वह भी उसके सामने खड़ा हो गया। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और को भी अच्छे लगो, वो बेध्यानी में बोल गई। पार्थ की हंसी छूट गई थी। आने वाले तूफान से अनजान वो पुणे निकल गया था। पावनी के दिल को भी अजीब से डर ने घेर लिया था। कुछ तो गलत होने वाला था। पार्थ के पुणे जाने के बाद से घर में अलग ही माहौल बना हुआ था। पावनी को कुछ तो अजीब लग रहा था। उसके दिल को एक अनजाने डर ने घेर लिया। उसकी सिक्स्थ सेंस बता रही थी कोई तो अनहोनी होने वाली है। सुबह के 5 बजे थे जब पावनी की नींद खुली। रात भर उसे एक अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी, जिस वजह से उसे नींद भी बहुत देर से आई थी और इतनी सुबह आंख खुल भी गई उसकी। उसने बेदिली से बेड के पास रखे स्लीपर्स पहने और बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर निकली और आईने के आगे खड़ी होकर बाल संवारने लगी। पावनी के बाल बेहद खूबसूरत थे, शहद रंग के, खूब घने और कमर से भी नीचे पहुंचते थे। पार्थ को उसके लंबे बाल खास तौर पर पसंद थे। वो अक्सर कहता रहता था कि आजकल की परकटी लड़कियां बाल ही नहीं बढ़ाती है। हालांकि पावनी परकटी शब्द से खासी चिढ़ती थी, लेकिन पार्थ बाज नहीं आता था। पार्थ के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई थी। उसके ख्यालों में खोए हुए ही उसने अपने लंबे बालों को जूड़े की शक्ल दी और साइड टेबल से अपना दुपट्टा उठाकर कंधों पर फैलाते हुए बाहर निकल आई। पूरे घर में अभी सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसका मतलब था कि अभी सब सो रहे थे। वैसे भी ये रोज का ही रूटीन था। पावनी के अलावा बाकी सबकी सुबह 7 बजे के बाद ही होती थी और अभी तो 6 भी नहीं बजे थे। वो यूं ही चलती हुई बगीचे में निकल आई थी। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर मैसेज टोन हुई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसके होठों पर एक महीन सी मुस्कान तैर गई। स्क्रीन पर पार्थ का नाम जगमगा रहा था। वो कल रात ही सकुशल पुणे पहुंच गया था, लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से पावनी को कॉल या मैसेज नहीं कर पाया था। उसकी सुबह ही एक मीटिंग थी, तो वो भी जल्दी उठ गया था और उठते ही सबसे पहला काम उसने यही किया। पावनी ने भी टाइप किया और सेंड का बटन दबा दिया। ठीक से खाना पीना और अपना ख्याल रखना, और हाँ, जल्दी आना। जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौरन ही पार्थ का दोबारा रिप्लाई आ गया।
तुम भी अपना ख्याल रखना और घबराओ मत। कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। पार्थ के मैसेज से पावनी को थोड़ा इत्मीनान हो गया। फिर वो गार्डन से उठकर अंदर चली गई पूजा करने के लिए। सुबह के 8 बज चुके थे और घर के तकरीबन सारे लोग तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके थे। पावनी किचन में नौकरों के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारियां देख रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो नाश्ते की ट्रॉली धकेलते हुए डाइनिंग एरिया में आई, उसने देखा आज रोज के उलट क्रिस भी वहाँ मौजूद था। उसे देखते ही पावनी का हलक तक करवा हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी भाव को उभरने नहीं दिया और चुपचाप नौकर से नाश्ता लगवाने लगी। वहीं क्रिस उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराया जा रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट पावनी को कतई जहर लग रही थी। खैर, सबने नाश्ता करना शुरू किया और मयंक जी व मानक जी हमेशा की तरह अपने बिजनेस की चर्चा में लग गए। वही क्रिस अभी भी पावनी को तिरछी नज़रों से देखे जा रहा था। पावनी ने अपने लिए प्लेट में एक उबला हुआ अंडा और 2 स्लाइस ब्रेड की रखी और तेजी से मुड़कर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे जब आरती जी की तेज आवाज़ उसके कानों से टकराई। यहाँ बैठकर खा लोगी तो क्या नाश्ते में स्वाद नहीं मिलेगा जो कमरे में जा रही हो? हालांकि पावनी जानती थी कि उन्होंने बस मयंक जी को सुनाने के लिए कहा था, वरना वो खुद उसे अपनी नज़रों के आगे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। स्वाद तो बराबर मिलेगा आंटी जी, पर सिर्फ करवा कसेला। जाने कैसे इतने दिन बाद आज पावनी के मुंह से जवाब निकल गया था, वरना उसने तो एकदम चुप्पी साध ली थी अपनी माँ के जाने के बाद से। उसकी बात पर सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है, वो एकदम से सिटपिटा गई। वो मेरा मतलब है, आज सुबह से जाने क्यों तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। अजीब सा कड़वापन महसूस हो रहा है गले में। उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। तो खा ही क्यों रही हो जब इतनी कड़वाहट लग रही तो? पूजा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ और नाश्ते के बाद दवा लेकर थोड़ा आराम कर लो। आखिर मानक जी ने बात संभालते हुए कहा और मौका गनीमत समझकर वो फौरन ही वहाँ से खिसक ली। आरती जी ने फौरन घूरते हुए मानक जी को देखा, मगर वो जान के अनदेखा करते हुए उठ खड़े हुए और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके पीछे पीछे मयंक जी भी चले गए। अब हॉल में बस क्रिस, पूजा, वंदना और आरती जी ही बच गए थे। आरती जी ने चारों ओर एक नज़र दौड़ाई, फिर वंदना को इशारा किया और सब जन आपस में सिर जोड़े जाने क्या खुसुर फुसुर करने में लग गए। इधर घर में जो भी खिचड़ी पक रही थी उससे पार्थ और पावनी बिल्कुल बेखबर थे। पार्थ तो वैसे भी दूसरे शहर में था। पावनी भी रोजाना की तरह कॉलेज चली गई थी, मगर कॉलेज में भी उसका मन पेपर में नहीं लग रहा था। वहीं अजीब सी बेचैनी उसे सुबह से घेरे हुए थी। वो कॉलेज से घर को निकल गई। जब वो घर पहुंची तो आगे वाले हॉल में चारों जन बैठे हुए थे और धीरे धीरे कुछ बात भी चल रही थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पावनी आज जल्दी घर आ जाएगी। इसलिए वो लोग इत्मीनान से बातों में लगे हुए थे। पार्थ को पता चल गया तो ये वंदना थी, उसे आने में अभी तो 2 दिन बाकी है, तब तक सब हो जाएगा आराम से। आरती जी की आवाज़ आई। अगर बाद में उसने हंगामा किया तो? वैसे भी वो पार्थ है, मानक जीजू नहीं। वंदना ने थोड़ा डरते हुए कहा। आरती जी ने फौरन उसे गुस्से में देखा तो उसने भी कंधे उचका दिए। आरती जी ने कुछ जवाब देना ही चाहा था, पर तब तक उनकी नज़र हॉल के बाजू वाले कॉरिडोर से ऊपर जाती पावनी पर पड़ गई और वो चुप हो गई। साथ ही बाकी सबको ऊपर की तरफ इशारा करके चुप करा दिया। हाय, इसने कुछ सुन तो न लिया दीदी? वंदना फिक्र से बोली। लगता तो नहीं, और सुन भी लेगी तो क्या कर लेगी? माँ घर से भाग गई और बाप भी कोई मतलब रखता नहीं तो किसके दम पर कुछ करेगी भी? पार्थ के, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा और दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात को पार्थ का फ़ोन आया था, अपनी माँ के पास और पावनी के पास भी। पावनी ने उसे बताया कि उसे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, तो पार्थ ने ये बोलकर मजाक में उड़ा दिया कि मेरी याद आ रही होगी इसीलिए। फिर पावनी को अपना ख्याल रखने और जल्दी वापस आने का कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अगला दिन भी पूरा रूटीन के मुताबिक बीत गया, लेकिन जब से पावनी कॉलेज से लौटी थी, घर में एक अजीब सी गहमा गहमी देख रही थी। आरती जी, वंदना, पूजा और क्रिस चारों मिलकर जाने कौन से मिशन पर लगे हुए थे। कभी कोई आरती जी के कमरे में जाता तो कभी कोई। पावनी का दिल दोपहर से ही धर धर कर जैसे बज रहा था। उसने पार्थ को भी कॉल किया था, लेकिन उसके सेक्रेटरी बताया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और रात तक ही फ्री हो पाएगा। मायूस होकर पावनी अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। बस उसे पूरा यकीन था कि उसके और पार्थ के खिलाफ जरूर कुछ तो पक रहा है घर में,
लेकिन जो होने वाला था उसकी खबर तो पावनी के फरिश्ते को भी नहीं थी। शाम होते ही आरती जी का बुलावा उसे मिल गया। वो धड़कते दिल से उनके कमरे में पहुंची और वहां का माहौल देखकर तो उसका दिल एकदम से बैठ गया। मानक जी और मयंक जी समेत सारे के सारे उस कमरे में मौजूद थे। ये तभी होता था जब कुछ बड़ी बात होती थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई। वो चुपचाप अंदर आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। किसी का चेहरा देखने की हिम्मत ही नहीं हुई उसकी। तभी अचानक आरती जी की कड़क आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ऐ लड़की, कल तुम कॉलेज नहीं जाओगी, समझी? पावनी ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा तो वो आगे बोली, कल तुम्हारी शादी है। शब्द कहते जैसे कोई खंजर था जो उसके दिल में उतार दिया गया और एक बूंद खून भी नहीं निकला। आरती जी ने उसके ऊपर बम फोड़ दिया था, जैसे जिसने उसके परखच्चे उड़ा दिए थे। उसने उम्मीद भरी निगाहों से अपने बाप की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी थी, मगर वो हमेशा की तरह बेगानगी का चोला ओढ़कर बैठे हुए थे। मानक जी ने फिर भी कुछ बोलना चाहा, लेकिन आरती जी ने हाथ के इशारों से उन्हें रोक दिया। इस घर के फैसलों में कभी मर्दों ने दखल नहीं दिया आज तक। अगर आज भी ऐसा हो तो अच्छा रहेगा। और तुम, पावनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी, कल वक्त पर तैयार हो जाना, बिना किसी नखरे के, क्योंकि जिसे तुम्हारे नखरे उठाने चाहिए थे वो तो खुद अपने नखरे उठवाने के लिए इस घर की दहलीज को लांघ कर निकल गई। तो तुम हमसे कोई उम्मीद मत रखना, समझी? आरती जी ने तो पावनी के सर पर शादी के नाम का धमाका करके और अपनी बात बोल के उसे कमरे से जाने का इशारा भी कर दिया। लेकिन पावनी के तो जैसे जिस्म में जान ही नहीं रही थी। रगों में दौड़ती हुई मोहब्बत दम तोड़ने की कगार पर थी और पावनी अपनी जिंदा लाश को घसीटते हुए वहां से जाने को मुड़ी। तभी उसके दिमाग में जैसे धमाका सा हुआ। नहीं, वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है? पार्थ की कही हुई बात उसके दिमाग में घूम गई। एक बात हमेशा याद रखना पावनी, हमें तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक हम खुद ना हार मान ले। इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर तुम खुद का साथ न दे सके तो तुम जब भी अपने पीछे मुड़कर देखोगी मुझे हमेशा वहाँ साथ पाओगी। बस शर्त यही है कि अपने लिए आवाज़ तो तुम्हें ही उठानी होगी। पार्थ का चेहरा और उसकी बातें याद आते ही पावनी को लगा कि उसमें फिर से जान आ गई है। वो वापस से पीछे पलटी और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि अचानक ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि मुझसे मेरी मर्जी जाने बिना ही मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने खुद ही ले लिया? इस वक्त उसकी आवाज़ बेहद मजबूत थी। ये सुनते ही आरती जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुमसे पूछकर ही हर फैसला लिया जाएगा? क्योंकि ये मेरी लाइफ है आंटी, और मेरी लाइफ में कब क्या होना है उसमें मेरी ही मर्जी होगी। उसने भी एक एक लफ्ज बिल्कुल ठहरे हुए अंदाज में दो टूक कहे। उसकी आवाज़ तो ऊंची नहीं थी, मगर उसके अंदाज उसके तेवर बताने के लिए काफ़ी थे। जैसे ही पावनी ने अपने साथ हो रही इस ज्यादती का विरोध किया, मानक जी समझ गए कि अब बहुत बड़ी बहस शुरू होने वाली है। वो तुरंत कमरे से बाहर चले गए। साथ ही मयंक जी को भी इशारा कर दिया साथ चलने का। अब वहाँ सिर्फ आरती जी, वंदना, पूजा और कृषि बचे थे, और उन सब का सामना करने के लिए अकेली पावनी। उसके तेवर देखकर तो आरती जी हैरत से गूंग हो गई। ये देखकर वंदना मोर्चा संभालने आगे बढ़ी। अच्छा, बड़ी आई मर्जी चलाने वाली, हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हो और हमें ही तेवर दिखा रही हो। वाह, मेरी ही मर्जी चलेगी हो। वंदना ने उसकी नकल उतारी, मगर आज पावनी भी अपने पुराने रंग में थी। शायद पार्थ की मोहब्बत का असर और उसे खोने का डर ही था जिसने उसे वापस पहले वाले अवतार में ला दिया था। वो वंदना की तरफ मुड़ी। हमारे टुकड़े, आप शायद भूल रही है ये घर मेरा भी है और मेरा बाप पाल रहा है मुझे। आपको इस घर में अपने टुकड़े बनाते हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। उसने आज वंदना को आईना दिखाना जरूरी समझा। हाय राम, देखो तो कैसे जबान चला रही है मुझसे ये जरा सी लड़की। दीदी, आप चुप क्यों हो गई? इसे अभी के अभी इसकी जगह दिखाइए इस घर में। बहुत हो गया बस। वंदना घड़ियाली आंसू बहाने लगी। क्या हुआ आंटी जी, बुरा लगा क्या? उसने वंदना की ठुड्डी को अपने एक हाथ से पकड़कर हिलाते हुए कहा। अभी तो मैंने पूरी बात कही ही नहीं है। आपको पता है टुकड़ों पर पलना किसे कहते हैं? नहीं? चलो मैं बताती हूँ। जब कोई औरत किसी दौलतमंद इंसान से शादी करने के लिए अपनी 25 साल पुरानी शादी को तोड़ने में जरा भी नहीं हिचके और फिर उस दौलतमंद इंसान से शादी करके अपने बच्चों समेत उसके घर चली आए, खुद भी मुफ्त की रोटी तोड़े और अपने बच्चों को भी खिलाए, उसकी ही सगी बेटी का हक छीने और अपने बच्चों की झोली में डाल दे, इसे कहते हैं टुकड़ों पर पलना। बोलते हुए वो जरा सी वंदना की ओर झुक आई थी। वंदना जैसे होश में आई और तुरंत ही एक कदम पीछे हो गई। उसके लिए पावनी का ये रूप पूरी तरह से नया था।
जब से वो इस घर में आई थी, पावनी को हमेशा गुमसुम और खामोश ही देखा था। इतनी खरी खोटी सुनने पर पूजा भी तमतमाते हुए कमरे से चली गई। उसे वैसे भी इस उम्र में अपनी माँ का दूसरी शादी करना जरा भी नहीं सुहाया था। तभी पावनी के हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर मैसेज टोन आई। उसने भी आज उन सब की परवाह किए बिना वहीं पर मैसेज ओपन करके देखा। पार्थ का ही मैसेज था, जिसमें उसने काम जल्दी खत्म हो जाने की वजह से कल शाम ही घर पहुंचने की बात लिखी थी। साथ ही घर में किसी को न बताने की हिदायत भी दी, क्योंकि वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। प्राची दी के साथ तय समय से एक दिन पहले ही पहुंचकर। सरप्राइज तो तुम्हारी मॉम तुम्हें देने वाली थी, लेकिन असली सरप्राइज तो अब मैं सबको दूंगी, उसने मन में सोचा और मोबाइल लॉक कर दिया। फिर जैसे अचानक ही उसे रास्ता सूझा था कल के दिन एक साथ ही इन सबके चेहरों से नकाब उतारने का। वो फौरन आरती जी के पास गई और नज़रें नीचे करते हुए कहा, ठीक है आंटी जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप भी क्या याद रखोगी, लेकिन शादी की रस्में शाम को 4 बजे से शुरू हो जानी चाहिए। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ गई। उसके अचानक बदलते तेवरों ने तो आज आरती जी और वंदना को हैरानी के समंदर में फेंक दिया था। अचानक उसके शादी के लिए हाँ कर देने पर दोनों मुंह खोले एक दूसरे को देख ही रही थी। तभी पावनी दरवाजे तक पहुंचकर मुड़ी और बारी बारी से दोनों को देखा। मेरे कपड़े और जेवर मेरे रूम में रखवा दीजिएगा। इतना कहकर वो हवा की तेजी से वहां से निकलती चली गई और अपने पीछे हैरतों के पहाड़ छोड़ गई। पावनी के हाँ बोलते ही घर में फटाफट शादी की तैयारी होने लगी। सबको पता था कि पार्थ एक दिन बाद लौटेगा और उसके आने से पहले ही यह शादी करवा देना चाहते थे। सुबह का वक्त था जब पूजा पावनी के कमरे में आई। पूजा के हाथ में काफ़ी सारे सौपर थे और उसके पीछे घर के 2 नौकर भी साथ में थे, जिन्होंने कुछ सामान हाथों में ले रखा था। पूजा को देखकर पावनी उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, क्या लेकर आई हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा, गहने और बाकी के छोटे मोटे सामान है। तुम एक बार चेक कर लो, अगर सब कुछ सही है तो फिर शाम को तुम्हें यही पहनना है। पूजा ने दिखावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है रख दो, और अब तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। पावनी का ऐसा जवाब सुनकर पूजा को थोड़ा हैरत हुई, क्योंकि पावनी को उसने कभी भी कुछ बोलते सुना ही नहीं था। बस सारा दिन चुपचाप अपना काम करती रहती थी। पूजा को थोड़ा अजीब सा लगा, पर फिर उसने अपना सर झटक दिया और नौकरों को इशारा किया। उसके साथ सभी कमरे से बाहर चले गए। पावनी ने एक सरसरी निगाह से सारा सामान देखा। शादी का लहंगा गोल्डन और पिंक कलर से बना हुआ था और बेहद खूबसूरत दिख रहा था, जिसके साथ में 2 चुन्नी थी। एक चुन्नी गोल्डन कलर की थी, जिस पर भारी जरदोसी का काम था, और दूसरी चुन्नी लाल और गुलाबी रंग मिली जुली हुई थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। अगर उसकी शादी पार्थ से हो रही होती तो इन सब से उसकी नज़रें ही ना हटती, पर अभी हालात कुछ और ही थे। सोचते हुए पावनी ने एक गहरी सांस भरी और सामान को परे खिसका दिया। फिर वह जाकर बेड पर लेट गई और शाम के बारे में सोचने लगी। उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था और उसे क्या कैसे करना था उसने सब सोचकर डिसाइड कर रखा था। दोपहर का खाना उसने अपने कमरे में ही मांग लिया था। खाना खाकर वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर दोपहर को करीब 2:30 बजे होंगे जब उसकी नींद खुली और वह फौरन उठ बैठी। फिर वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। जब वॉशरूम से निकली तो देखा कि पूजा फिर से उसके कमरे में साइड चेयर पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। पावनी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो पूजा फौरन उठ खड़ी हुई। मम्मी ने कहा है कि तुम्हें तैयार होने के लिए बोल दूँ। तुम तैयार होकर 4 बजे तक नीचे मंडप में पहुंच जाना। अभी कुछ देर में ब्यूटिशियन भी आती होगी, तब तक तुम शादी का जोड़ा पहन लो। पावनी ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सर हिलाया और लहंगा उठाकर वॉशरूम में वापस चली गई। जब वह कपड़े पहनकर वापस आई तो देखा पूजा वहां से जा चुकी थी और एक करीब 23 साल की लड़की वहां खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा वैनिटी बॉक्स था, जिसे देखकर पावनी समझ गई कि यह ब्यूटिशियन है। वो लड़की भी बहुत अच्छी लग रही थी और उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। पावनी ने उस लड़की से नज़र हटाई और चुपचाप जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। उस लड़की को उसने तैयार करने का इशारा किया तो वह लड़की उसके पास आ गई। पावनी ने पूछा, आपका नाम क्या है? प्रिया, लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरा नाम पावनी है। वह भी मुस्कुरा उठी। उसके बाद उस लड़की ने पावनी का मेकअप करना शुरू कर दिया। वह बड़े महारत के साथ तेजी से अपने हाथ चला रही थी और पावनी के चेहरे को संवारने में लगी हुई थी। लगभग आधे घंटे बाद वह लड़की सीधी खड़ी हुई और पावनी को शीशे में देखने का इशारा किया। पावनी ने ड्रेसिंग के आईने में खुद को देखा तो एक बार को वह हैरान रह गई। वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। गोल्डन और गुलाबी कॉम्बिनेशन के लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी
और मेकअप के साथ वह एक अलग ही छवि बिखेर रही थी। उसका गोरा रंग जैसे दमक उठा था, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जिनमें आज उदासी के डेरों ने अलग ही समा बना रखा था। वाह, आप तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। इतना कहते हुए प्रिया ने काजल उठाया और पावनी के कान के पीछे छोटा सा टीका लगा दिया। पावनी बेदिली से मुस्कुरा दी। उसके दिल की हालत तो बस वही समझ रही थी। उसने यह कदम उठा तो लिया था, पर यह सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि सब कुछ अगर उसकी योजना के मुताबिक नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी पावनी यह सोच ही रही थी कि तभी एक नौकरानी कमरे में आई और उसे बताया कि सब नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं और अब उसे नीचे चलना चाहिए। प्रिया ने मुस्कुराकर पावनी का हाथ पकड़ा और उसे संभालकर सीढ़ियों से नीचे की ओर ले जाने लगी। नीचे पहुंचकर पावनी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। नीचे हॉल के आगे जो बड़ा सा बरामदा था, वहां पर बेहद शानदार मंडप सजाया हुआ था। 4 सुनहरे पिलर चारों कोनों पर लगे हुए थे, जिसके ऊपर गुलाबी और सफ़ेद रंग की कनात लगी हुई थी। साथ ही चारों पिलर्स को गेंदे और गुलाब की लड़ियों से सजाया गया था। हर तरफ फूल ही फूल और खुशबुएं बिखरी हुई थी। बरामदे के सबसे आखिर में एक साइड से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उन पर भी फूलों से सजावट की गई थी और मेहमानों के खाने का इंतजाम छत पर ही किया गया था। पूरा हॉल और बरामदा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। सारी सजावट तो उन सब ने ऐसे कर रखी थी जैसे यह शादी बहुत खुशी और पावनी की मर्जी से हो रही थी। पावनी ने चारों ओर नजरें घुमाई तो देखा कि वहां पर घर के सभी लोग मौजूद थे और कुछ मेहमान भी आ चुके थे। साथ ही ऑफ वाइट शेरवानी और गुलाबी पगड़ी में क्रिस दूल्हा बना हुआ मंडप में बैठा हुआ था। यह सब देखकर पावनी की सारी हिम्मत जैसे जवाब दे गई और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।